विद्यार्थियों, हमारा पाठ शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था एक कहानी यह भी में मनु भंडारी ने अपने जीवन से जुड़े हुए उन व्यक्तियों घटनाओं का उल्लेख किया है जो उनके लेखन जीवन को महत्वपूर्ण बनाते हैं या उनके लेखन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हमने शुरू किया था कि ये पहले इंदौर में रहते थे। ठीक है, फिर वहाँ से अजमेर आ जाते हैं। तो इन्होंने अजमेर की पुरानी यादें और पिता की कौन कौन सी अच्छाई खूबियाँ, पिताजी की कौन कौन सी खामियाँ, आर्थिक झटके के कारण उनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुआ, उनके व्यक्तित्व में कौन से दोष आ गए, कौन सी बुराइयाँ आ गई। इस प्रकार पिताजी के व्यक्तित्व का थोड़ा सा वर्णन किया और पिताजी के व्यक्तित्व का लेखिका के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा इसका वर्णन भी किया है। इसके अलावा लेखिका की जो माँ है उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि वह बेपढ़ी लिखी है, व्यक्तित्वहीन है, हमेशा पिताजी की आज्ञाओं का और अपने बच्चों की फरमाइशों को सहज भाव से कर्तव्य समझकर पूरा करती है। लेकिन उनका ये जो त्याग है वो कभी भी लेखिका या उनके भाई बहनों का आदर्श नहीं बना। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। कितने भाई बहन? 5 भाई बहन। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। देखो यहाँ पे बचपन में खेले जाने वाले खेलों के बारे में बताया गया है कि वह अपनी बड़ी बहन जो कि उससे 2 साल बड़ी है सुशीला, उसके साथ कौन कौन से खेल उन्होंने बचपन में खेले हैं। तो सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। ठीक है, इसके अलावा कमरे में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यानी इन्होंने बचपन के खेल भी खेले हैं। ठीक है, जो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। यानी इनको घर के बाहर खेलने की स्वतंत्रता थी, कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन इनके घर की जो सीमा थी, यानी घर के बाहर की सीमा कहाँ तक थी, तो देखो, और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा थे। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि हमारा घर जो था वो एक प्रकार से हमारा पूरा मोहल्ला था और मोहल्ले में हम कहीं भी आ जा सकते थे और मोहल्ले के कुछ घर तो क्या थे, परिवार के जैसे ही थे। तो इतना उन पर नियंत्रण नहीं था, यानी उन्हें अपने मोहल्ले में खेलने की क्या थी, आज़ादी थी। मोहल्ले में कहीं भी आ जा सकते थे। आगे देखो, आज तो मुझे बड़ी शिद्दत कहते हैं प्रबलता या कष्ट के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने, यानी हम क्या चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद के हिसाब से जीना चाहते हैं। तो ये जो ज़िंदगी को खुद के जीने का जो आधुनिक दबाव है, उस दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों, जो बड़े बड़े महानगर है जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, एक हद तक जयपुर, ठीक है, महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर क्या है कि पड़ोस में रहने वाले जो भी परिवार है, जो भी घर है, उनको कैसे मानना, अपने परिवार के लोगों जैसा मानना, जो कि हमें क्या देता है, एक अपनत्व का भाव प्रदान करता है। सारा पड़ोसी घर के समान लगता है। किसी के पड़ोस में रहने वाले के घर में हम जा सकते हैं और उनको अपने जीवन का एक अंग ही मानते हैं। तो ये क्या है, पड़ोस कल्चर है। तो ये जो परंपरागत पुराना पड़ोस कल्चर है से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि जो ये पड़ोस कल्चर है, पड़ोस कल्चर समझ में आ गया होगा आपको। तो पड़ोस कल्चर से ये जो महानगर के फ्लैट में रहने वाली जो ज़िंदगी है, इसने हमारे पड़ोस कल्चर से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। यानी अब हम फ्लैट में रहते हैं, और फ्लैट में रहने वाले लोग अपने फ्लैट तक ही सीमित रहते हैं। अपने से ऊपर या नीचे रहने वाले लोगों से उन्हें कोई लगाव नहीं होता या उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, अपने में ही वे सीमित रह जाते हैं।
और जब अपने तक ही सीमित रह जाते हैं तो किसी के सुख या दुख में कोई भी सहायता करने के लिए या साथ देने के लिए कोई भी नहीं आता, जिससे स्वयं को क्या महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, संकुचित महसूस करते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो महानगर के फ्लैट में रहने वाली जो ज़िंदगी है उसने हमारे परंपरागत पड़ोस कल्चर से क्या कर दिया है, विच्छिन्न कर दिया है, अलग कर दिया है और हमें क्या बना दिया है, संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। आगे देखो, मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के, कौन से मोहल्ले के, जिस मोहल्ले में लेखिका और लेखिका का परिवार रहता था। जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है, यानी उनकी कहानियों के अधिकतर पात्र उसी मोहल्ले के हैं, परिवार के तो 1-2 ही है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। यानी लेखिका कह रही है कि मैंने अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों के बारे में या परिवारों के बारे में देखा सुना और इनके बीच में मैं बड़ी हुई, तो इनका प्रभाव मेरे मन पर कितना था, इस बात का एहसास मुझे कहानी लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को धुंधला नहीं होने दिया या नहीं किया और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। यानी कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी उनकी कोई भी याद, चाहे उनकी भावभंगिमा हो चाहे भाषा हो, किसी को भी धुंधला नहीं किया, यानी वो अभी भी बरकरार है और वे कहानियों में उतरते चले गए, यानी उनका वर्णन कहानियों में होता चला गया। उसी समय के दास साहब, लेखिका ने एक उपन्यास लिखा है महाभोज, उसके एक पात्र है दास साहब, ठीक है। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। यानी लेखिका कह रही है कि उनके पड़ोस में कोई दास साहब रहते होंगे और दास साहब को लेकर या दास साहब नामक पात्र का उन्होंने वर्णन किया अपने महाभोज उपन्यास में। तो कह रही है कि महाभोज में दास साहब व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही क्या हो गए, जीवित हो गए। यानी पड़ोस में रहने वाले दास साहब जो कि महाभोज में एक पात्र के रूप में जीवित हो गए या पात्र के रूप में उन्होंने वर्णन किया।